अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आसिफ राज। हमारा नेक्स्ट जो बायोलॉजी सेकेंड ईयर का ऑनलाइन लेक्चर है चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट से, वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो पीछे जो दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, एसिड रेन एंड ओजोन लेयर, अब से अगला है एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमने पढ़ लिया है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही है, इसमें से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आज हमने ये पढ़ना है कि ओजोन लेयर होती क्या है, कहाँ होती है और उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस का हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जी ओजोन लेयर होती क्या है। ओजोन लेयर एक्चुअली ये वो लेयर है कि जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है उसको हम कहते हैं ओजोन। तो उसकी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो है क्या, अगर आपको याद हो तो एक्चुअल में जो ऑक्सीजन का फॉर्मूला है दैट इज़ O2 है, जबकि इसमें O3 हो जाता है। मीन्स के ये कंसिस्ट करती है 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर, और ये 3 एटम्स जो हैं ये मौजूद होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर अगर आप थोड़ा सा इसको सर्च करें तो हमारे जो ऊपर बने हुई लेयर्स हैं ना ज़मीन के ऊपर कुर्रा हवाई की, तो उसमें दूसरे नंबर पे जाके स्ट्रेटोस्फेयर बनता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये लेयर मौजूद होती है और ये कितने किलोमीटर तक होती है, 10 to 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है अर्थ से ऊपर तक। अब ये जो 3 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ते कैसे, इसका नाम हमने ओजोन रखा क्यों है, ये भी साथ मैंने मेंशन किया है। पहली बात कि एक्चुअल में ओजोन है क्या। ओजोन है लेयर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस अराउंड द अर्थ। अब वो 2 वाली है, तो ये 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के और ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। ये 10 to 50 किलोमीटर्स ऊपर ज़मीन से अबव जो है वो एक्सटेंड करती है। इसका नाम ओजोन क्यों रखा गया, ये ड्राइव्ड है फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो ग्रीक वर्ड है ना उससे ओजीन वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड ओजीन। ओजीन का मतलब था इरिटेटिंग स्मेल। अब ये जो ओजोन है इसकी एक स्पेशल टाइप की स्मेल है जो बहुत इरिटेटिंग होती है आंखों के लिए, स्किन के लिए भी, और जो आपके हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स हैं उन सबको इरिटेट करती है, तो इसलिए उसको इरिटेटिंग कहते हैं, मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करने वाली। तो ये बनती कैसे है, जब कभी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो वो ऑक्सीजन को तोड़ के, ये जो नीचे हमने बनाया ये वाला अल्ट्रावायलेट रेज आए वो ऑक्सीजन को अलग अलग एक एक एटम में तोड़ देती हैं। अब वो एक एक एटम टोटल मुकम्मल मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का है उसके साथ मिलके O3 बना देती हैं। ये इसकी फॉर्मेशन है, अल्ट्रावायलेट रेज ही एक्चुअल में इसको बनाती हैं। जबकि इसका जो फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है कि एक O का जो मॉलिक्यूल है वो सेंटर में होता है, 2 साइडों पे होते हैं, एक डबल बॉन्ड है इसका और एक सिंगल बॉन्ड है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो 2 है, तो जब वो 3rd बॉन्ड बनाएगा तो डेफिनेटली उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जिसने 2 बॉन्ड्स बनाने थे एक बनाया तो डेफिनेटली उस पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके की कुछ शक्ल होती है इसकी ट्रायंगुलर सी। अब इसका मेन काम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ओजोन लेयर की, दैट इज कि ये ऑब्जर्व करती है अल्ट्रावायलेट रेज को जो सन से आ रही होती हैं अर्थ के ऊपर। अल्ट्रावायलेट रेज की बहुत सारी किस्में हैं और ये सारी ही डेंजरस हैं, कुछ कम डेंजरस हैं, कुछ ज़्यादा डेंजरस हैं। इनकी 3 किस्में जो है ना वो ज़्यादा जो मशहूर हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। हमारा जो कंसर्न है ज़्यादातर वो है अल्ट्रावायलेट सी के साथ। तो अल्ट्रावायलेट सी जो होती हैं ये मोस्ट डेंजरस रेज है अल्ट्रावायलेट में से। ए और बी कुछ हद तक आती हैं नीचे, जैसे अभी मैंने इधर बनाई भी हुआ है कि अल्ट्रावायलेट ए जो है वो पेनिट्रेट करती है, कोई 50% अर्थ पे आ जाए, ओजोन से गुजर के तो आ जाए, इसमें ज़्यादा मसला नहीं है। इसने इसका फ़ायदा भी है कि वो ये कि ये टेम्परेचर रेज करके ना तो हमारा टॉलरेबल टेम्परेचर बनाने में भी हेल्प करती है। दूसरा अल्ट्रावायलेट बी है तो ये बहुत कम नीचे आती हैं, ना होने के बराबर, लेकिन आती ज़रूर है। जबकि अल्ट्रावायलेट रेज जो सी हैं इसको 99% ब्लॉक किया जाता है। ये जो अब जिसकी हम ओजोन लेयर की बात करें ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये यूँ समझें कि ये एक तरह की एक शील्ड बना दी है इसने हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगी अल्ट्रावायलेट रेज की पेनिट्रेशन से या उसके इफेक्ट से। अब आप ये समझें कि जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शील्डिंग इफेक्ट, कि अगर 2 शेल्स हैं उनके दरमियान में एक तीसरा शेल आ जाए तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो लास्ट वाले शेल पे कम हो जाती।
बिल्कुल ऐसे ही अल्ट्रा वायलेट रेज की जो शिद्दत है, जिस शिद्दत से उन्होंने अर्थ पे गिरना था उसको इसने शील्ड कर लिया, तो वो शिद्दत इंतहाई कम हो जाती है और रेज यहाँ तक पहुँचने नहीं पाती। तो पहली बात ये कि ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, 10 to 15 किलोमीटर एक्सटेंड करती है। ओजीन से इसका नाम लिया गया है, जिसका मीनिंग है इरिटेटिंग स्मेल। 3 मॉलिक्यूल होते हैं इसके, काम इसका है अल्ट्रा वायलेट रेज को ऑब्जॉर्व करना। 3 तरह की रेज हैं, उनमें से अल्ट्रा वायलेट सी ज़्यादा डेंजरस है। फॉर्मेशन इसकी होती है कि अल्ट्रा वायलेट रेज आके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ के 2 ऑक्सीजन के एटम में चेंज कर देते हैं और हर एक एटम आगे जाके पूरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और O3 बना देता है। प्योर फॉर्म अगर हम इसकी देखना चाहें या लेना चाहें तो प्योर फॉर्म में ये ब्लूइश होती है, एक्सप्लोसिव है और हाईली पॉइजनस है, यानी ये जहरीली गैस भी है, एक्सप्लोसिव गैस भी है जो एक्सप्लोड कर सके, धमाकेदार, और ब्लूइश टाइप का इसका कलर होता है। इन तीनों चारों चीज़ों को अगर आप ज़हन में रखें तो हमें इफेक्ट समझने में आसानी होगी। अच्छा, इसके बाद अब इसका काम हमने समझ लिया। इसका काम ये है कि इसने अल्ट्रावायलेट रेस से बचाना है। अल्ट्रावायलेट रेस से क्यों बचाना है? वो इसलिए कि वो जब अर्थ पे आती हैं तो बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स हम पे डालती हैं। अब वो जो लेयर हमारे पास बनी हुई है, ओजोन लेयर, वो कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो रही है, डिप्लीट हो रही है, थिन हो रही है। अब वो हो कैसे रही है, कब से हो रही है, वो हमने भी डिस्कस करना। तो डिप्लीशन जो है वो अर्ली 1980s में ये जो है ना वो डिस्कवर किया गया, डिस्कस किया गया। 1980s में पता चला कि कहीं कहीं से दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहाँ से जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है, या यूँ इस तरीके से थिन हो रही है, ऐसे कम हो रही है, यूँ ये डिप्लीट हो गई। और कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे कहीं पे इसके अंदर छोटा सा इस तरह से होल हो गया, सुराख हो गया है। अब जहाँ से होल हो गया है, जहाँ से ये थिन हुई है, तो जहाँ से सारी रेज ने वापस जाना तो उसमें चांदे के नीचे आना शुरू हो गई। जहाँ पे होल हुआ वो तो फिर सारी की सारी इसके अंदर नीचे आना शुरू हो गई ना। तो इट मीन्स कि वहाँ पे ज़्यादा खतरा जो है ना वो लायक हो गया लाइफ को। अब उसके बाद जो होल है ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अंटार्कटिका पे 1984 में डिस्कवर हुआ था। 1984 में पता चला था कि अंटार्कटिका के ऊपर ना होल बन गया है, जिसकी वजह से वहाँ के जो वेदर है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है और वहाँ पे मौजूद तमाम किस्म की लाइफ जो है वो इफेक्ट हो रही है, इवन दैट इंडेंजर हो रही है और बहुत सारी वहाँ से एक्सटिंक्ट भी हो गई। तो इसकी वजह क्या बनी? अब हमने ये पढ़ा कि वो होती क्या है, करती क्या है, डिप्लीट कैसे होती है, वजह क्या बनी, किन वजूहात की बिना पे ये यहाँ से कम हो रही होती है या क्यों होती है। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। ये सी क्लोरीन के लिए है, ये फ्लोरीन के लिए है और ये कार्बन के लिए है। तो इसमें तीनों मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। तो इसलिए इनको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये आते कहाँ से, एमिट कहाँ से होते हैं? तो आप ये देखें कि इनमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बड़ी एमिशन का टाइप या पॉइंट है दैट इज आवर एसीज, एयर कंडीशनर्स। ये जो हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं ये सबसे बड़ी वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एमिशन की। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वहाँ से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं उनके चलने से। और ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं कि जो ऐसे फोसल फ्यूल्स वाला ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑयल्स यूज़ होते हैं जिनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बड़ी मिकदार बाहर निकलती है। इसमें ब्रोमीन वाले भी होते हैं और क्लोरीन वाले भी होते हैं, और दोनों ही ब्रोमीन भी और क्लोरीन भी दोनों ही ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह बनते हैं। वो बनते कैसे? अगर एक क्लोरीन का एटम आपके पास आए तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स को। सिर्फ एक क्लोरीन का एटम जो है वो 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स जो हैं ओजोन के उनको तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो क्लोराइड जो रेडिकल है ये जाके अटैक करता है ओजोन के ऊपर। ओजोन के ऊपर जब ये रिएक्ट करता है तो क्लोराइड ऑक्साइड या क्लोराइड का जो आयन है वो बन जाता है और साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। अब ये जो क्लोरीन ऑक्साइड का एक ये बना हुआ आयन ये फिर जाके O3 के साथ रिएक्ट करता है। वहाँ से फिर ये क्लोराइड का जो रेडिकल है वो बन जाता है और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बन के अलग हो जाते हैं। फिर ये रेडिकल दोबारा उसके साथ चलता है और सो ऑन, इस तरह से ये रिएक्शन चलता रहता है। और ये करते कराते एक जो रेडिकल है, एक जो एटम है क्लोरीन का, ये 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम ये देखते हैं कि इसके डिस्ट्रॉय होने के नुकसान क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट क्या है हमारे पास।
तो जो हार्मफुल इफेक्ट हैं ओजोन डिप्लीशन के, वो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस की वजह से आ रहे होते हैं। सबसे पहला जो इसका जो वजह बनेगी इसके डिप्लीशन के बाद, वो वजह बनेगी इसकी कि ये UVC जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो सबसे डेंजरस इसकी रेज है अल्ट्रावायलेट की, वो ज़मीन पर पहुंच जाएंगी। जब वो रेज ज़मीन पर पहुंचेंगी तो वो तकरीबन तमाम की तमाम लाइफ जो है ना, ऑल टाइप ऑफ लाइफ जो अर्थ के ऊपर है, उस सब को इफेक्ट करेगी। सारी की सारी लाइफ जो है उसको इफेक्ट करेगी। कोई ना कोई उसमें डिसीज़ फैलाएगी, कोई ना कोई उसमें म्यूटेशंस, इरिगेशंस, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेगी। ये होगा क्यों? इसलिए कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब अल्ट्रावायलेट रेज आके स्ट्राइक करेंगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे बार बार हमने पढ़ा है कि हर तरह की लाइफ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, एक खास रेंज है टेम्परेचर की, जिसके अंदर अंदर वो स्पेसिफिकली वर्क कर सकते हैं, उसके एंजाइम्स भी, वो खुद भी और उसके मॉलिक्यूल्स भी। अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये ऐसा ही करेगी कि टेम्परेचर जो है वो टॉलरेबल रेंज से बढ़ा देगी, और इस वजह से फिर लाइफ जो है अर्थ के ऊपर सारी की सारी इफेक्ट हो जाएगी। तो अल्ट्रावायलेट रेज, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो हमारे अंदर अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो स्नो ब्लाइंडनेस कॉज कर देती है। स्नो ब्लाइंडनेस से मुराद होता है कि कॉर्निया के ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा होता है कि धुंधला नजर आता है। लाइक एज जैसे हम स्नो में या फॉग में हमें धुंधला धुंधला नजर आ रहा होता है, तो इस डिसीज में भी ऐसा होता है कि आपको वाज़े साफ नज़ारे में भी धुंधला धुंधला नजर आ रहा होता है। क्यों नजर आ रहा होता है? बिकॉज इसके अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया हो जाती है। कॉर्निया जो ना हमारी बाहर वाली लेयर है, जो आंख की जो बाहर है लेंस के, जो जिसने हमें सारी चीजें क्लियर करके दिखानी होती है, वो इन्फ्लेट हो जाती है। जब वो इन्फ्लेमेट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है उसमें, तो स्नो ब्लाइंडनेस की वो वजह बनती है। उसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर देता है, इसको जो है ना डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। ना सिर्फ ह्यूमंस का जो एक्टिव सिस्टम है उसको, बल्कि बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उन सब का इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इम्यून सिस्टम, आपको पता है कि हमारे पास पहला सेफ गार्ड है हमारी बॉडी का, जो हमें मुख्तलिफ किस्म की डिसीजेस से बचाता है और जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके हमले से बचाता है। तो जब इम्यून सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया तो कोई सी भी बीमारी लग सकती है। एंड दैट, उसके बाद मेन जो इसके हैं एवोल्यूशन, या जो नई स्पीशीज या एक ही स्पीशीज के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स का मधूम हो जाना या नया आ जाना, उसकी वजह भी बनता है। लाइक एज यूवी एक्ट करती है डीएनए के ऊपर, और डीएनए के अंदर ये कॉज करती है म्यूटेशंस। व्हाट आर म्यूटेशंस? आपको पता होगा, जो एक्चुअल में इसकी जो बेसिस हैं या जो जीन्स हैं उसके अंदर किसी भी सीक्वेंस का, जैसे क्रॉसिंग ओवर में चेंज हो जाता है, तो वो सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और कुछ म्यूटेशन डेलिटेरियस होती हैं और कुछ म्यूटेशन यूजफुल होती हैं। तो म्यूटेशंस हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ी हुई हैं। डेलिटेरियस म्यूटेशंस वो होती हैं कि जिसमें कोई ऐसा स्पेशल जीन खो जाए, खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए, जिसकी इंतहाई ज़रूरत थी, तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा। या कोई ऐसा अमाइनो एसिड आपस में एक्सचेंज हो जाए कि जिसने वर्किंग पोजीशन में आना था तो हमें वो डिसीज नहीं होनी थी, नॉर्मल वर्किंग थी। मिसाल के तौर में हमने सिकल सेल हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा हुआ है। 574 अमाइनो एसिड उसके अंदर होते हैं। 573 अमाइनो एसिड सही वर्क करते हैं। 74वां जो होता है, जो ग्लूटामिक एसिड ने ग्लूटामिक एसिड में बदलना था, वो ग्लूटामिक एसिड में बदलने की बजाय उसमें हो जाती है म्यूटेशन, और ग्लूटामिक एसिड की बजाय वो चला जाता है वेलिन में, और 574वां खराब होने की वजह से पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन हमारी खराब हो जाती है और सिकल सेल हीमोग्लोबिन बीमारी हमें आ जाती है। वही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट सी जो है एक्ट करती है डीएनए पे और कॉज करती है म्यूटेशन, जिससे डेलिटेरियस भी हो सकती है, डेंजरस भी हो सकती हैं। उसके अलावा चूंकि डायरेक्टली इसने अब आके गिरना है एनिमल के ऊपर, तो एनिमल के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जो हमारी अपनी है वो है स्किन। तो अक्सर जानदारों में ये स्किन कैंसर का बायस भी बनेगी। तो एक्चुअल में स्किन कैंसर जो हो रहा होता है, जिन जगहों पे ज़्यादा इसके डेंजरस हालात हैं, वो वही है कि वहाँ पे ओजोन लेयर छीन हो चुकी है, बारीक हो चुकी है, अल्ट्रावायलेट रेज वहाँ पे स्ट्राइक कर रही हैं। फिर उसके अलावा ये क्रॉप्स, प्लांट्स, ट्रीज, फाइटोप्लैंक्टन, इन सब को इफेक्ट करती। क्यों भला? अभी हमने कहा
ऑल लाइफ ऑन अर्थ जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो ऑल लाइफ में मेरा बेटा सब कुछ आ जाता है, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे आ गए। तो अभी अगर हम ह्यूमंस की स्पेसिफिकली बात कर रहे थे, तो उसके बाद अब क्रॉप्स देख लें, फसलें हमारी, प्लांट्स, उसके अलावा कोई और भी प्लांट हो सकते हैं, ट्रीज, बड़े बड़े दरख्त जो है उनके ऊपर भी इफेक्ट होता है। फाइटोप्लैंक्टन भला क्या है, ये 26 चैप्टर में लिखा हुआ है, वो लेक वाले इकोसिस्टम वाले में कि जो फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। और फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। अगर प्लांट होंगे तो दैट आर आल्सो कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स, अगर वो एनिमल्स हैं तो वो कहलाएंगे ज़ूप्लैंक्टन्स। तो ये दो तरह के, वहां से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा ये अल्टर कर देती है वेदर पैटर्न्स को। तो वेदर पैटर्न तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ पड़ा है आजकल हमारे पूरे रीजन्स में कि आपको वाज़ेह फर्क नजर आता है। एक दिन हमारे पास ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हमारा यहाँ का मैदानी इलाके का माहौल जो है वो हमारे पहाड़ी इलाकों जैसा बन गया है, मरी वगैरह की जैसा, और कुछ ही देर बाद हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये हमारा मैदानी इलाका सहराई इलाके की मिसाल में दे रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। तो ये जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है उसकी वजह भी अल्ट्रावायलेट रेज का आना और समवट वो दूसरे जो पीछे हमने पढ़े हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका होना है। ये सारी की सारी मिसालें, ये जो तीनों लेक्चर्स अभी हमने पढ़े हैं, एसिड रेन है, जो ग्लोबल वार्मिंग आ रहा था उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और ये ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये तीनों एयर पोल्यूशन की जो है ना वो वजूहात हैं और उनके साथ ये उसकी टाइप्स हैं और इनकी वजह से हमारे वेदर पैटर्न और क्लाइमेट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ये सारी बातें तो हमने ये पढ़ ली, ओजोन होती क्या है, ओजोन के साथ उसके फॉर्मेशन पढ़ ली, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली, कैसे शील्ड करती है, डिप्लीट कैसे कर रही है, कॉजेज उसकी पढ़ ली, और इफेक्ट उसके पढ़ लिए कि उसके डिप्लीट होने से हमें क्या नुकसान हैं, क्या बीमारियां फैल रही हैं। अब उसकी मिटिगेशन पढ़नी है, रेमेडी पढ़नी है कि हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन देना है हमने। तो चूंकि ये बात जो है ये डेफिनेटली साइंसदानों को पहुंची होती है तो वो इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो 1987 में एक मॉन्ट्रियल सिटी है कनाडा की, तो ये कनाडा में ये जो है ना वो एक उन्होंने वफद बिठाया। अब अगर बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे माहौल को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कोई ना कोई तंजीम बनाती हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग तंजीम होती है, बोटेनिस्ट की एक तंजीम होती है जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है अगर उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो माहौल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इकोलॉजिस्ट हैं उनकी एक टीम ने मॉन्ट्रियल ट्रीटी 1987 में दिया था, ट्रीटी जिसको हम कहते हैं मुआहदा। उन्होंने एक मुआहदा किया था तमाम ममालिक को मिला के, इंटरनेशनली तमाम यूनियंस को, नेशंस को मिला के उन्होंने एक मुआहदा किया था। उस मुआहदे में उन्होंने कहा था कि आप लोग लेस यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स करेंगे, कोशिश करेंगे वॉक की या ऐसी मशीनरी यूज करने की जो उन पेट्रोल, डीजल या उन ऑयल्स पे ना चले कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो इमिट करते हैं। दूसरा, आप लोग कम से कम एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे और एफिशिएंट मशीनें लेंगे ताकि जो माहौल है वो खराब ना हो और आपकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट ना हो। इसका इतलाक 1989 से हुआ है। 1989 में उन्होंने इसकी एप्लीकेशन जो है इफेक्टिव कर दी थी, तमाम लोगों को अर्ज कर दिया था कि आपने इस पे उसको इफेक्टिव करना है। लेकिन कुछ लोग इसको कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा। तो जहां नहीं हो रहा वहां पे ओजोन लेयर के डिप्लीट होने के चांसेस ज्यादा हैं और वो हो भी रही है, और दैट इज वाई वहां पे वेदर पैटर्न जो है वो ज्यादा सीवियर अंदाज में उनको इफेक्ट कर रहा है। शुक्रिया।